हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जिन्होंने अपने समय पर बहुत ज्यादा परेशान किया था बच्चों को। अब चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, लेकिन पेपर में उनको साथ के साथ सॉल्व करना डेफिनेटली थोड़ा टफ था, बिकॉज थोड़े थोड़े चेंजेस वहां पे बैठ के जो हमें परेशान कर सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा टफ है। डिस्पाइट बीइंग कैलकुलेशन आसान होना या फिर कैलकुलेशन टफ होना, क्यों कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाते हैं एडवांस में बैठ के, हमें कैसे सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए लेट्स स्टार्ट। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के कुछ नामी ग्रामी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आप लोगों ने अगर मॉडर्न फिजिक्स अभी तक पढ़ी है तो आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। नाउ एडवांस की सबसे खास बात क्या है? उसके क्वेश्चन की लंबाई। क्वेश्चन जितना लंबा होता है बच्चे उतने ही ज्यादा परेशान होते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है, जब तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे जिसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, जो कि आपको सपनों में तंग कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे एडवांस में बैठ के वहां पर आप दिमाग लगा पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए जिनकी स्टेटमेंट अच्छी खासी लंबी हो, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ना, उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 131 iodine is an isotope of iodine that beta decays to an isotope of xenon with a half-life of 8 days. A small amount of serum labeled with iodine 131 is injected into the blood of a person. तो हमारे पास आयोडीन जो है वो जेनॉन में हमारे पास डिके हो रहा है, हाफ लाइफ उसकी 8 डेज के बराबर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरम लेबल्ड आयोडीन इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ ए पर्सन। द एक्टिविटी ऑफ द अमाउंट ऑफ आयोडीन इंजेक्टेड वॉज दिस मच। तो जो हमने आयोडीन इंजेक्ट किया इनिशियली उसकी एक्टिविटी 2.4 इंटू 10⁵ बैकेरल थी। इट इज नॉन दैट इंजेक्टेड सीरम विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन लेस देन हाफ एन आवर। आधे घंटे से पहले पहले वो पूरा का पूरा सीरम खून में बट जाएगा यूनिफॉर्मली। फिर इसने कहा है कि आफ्टर 11.5 आवर्स, इतने समय के बाद 2.5 ml ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पर्सन्स बॉडी। पर्सन की बॉडी से इतना ml खून निकाला गया एंड गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 115 बैकेरल। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन्स बॉडी इन लीटर्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमें बोला गया है e की पावर x को लगभग लगभग 1 + x लिया जाता है, लिया जा सकता है यदि x बहुत छोटा है, और ln2 की वैल्यू 0.7। अब देखो इसमें कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि लेट्स से हमारे पास इतना जो खून है वो इंसान के शरीर में है, ये इतना खून इंसान के शरीर में है, और लेट्स से इसका वॉल्यूम v है। और हम लोग कर क्या रहे हैं कि यही एग्जैक्ट इसमें से कुछ एक पोर्शन हम लोग निकाल ले रहे हैं। यही तो हो रहा है ना भैया, हमने इसमें से 2.5 ml जो है वो निकाल लिया, और फिर हम इस 2.5 ml के बारे में बात करते हैं अलग से। तो ये जो 2.5 ml है, हमें इनिशियली v वॉल्यूम दिया गया है, उसमें एक्टिविटी दी हुई है शुरुआत में, इसको A0 लिख लेता हूं मैं। इसने जब कहा कि हमने जो आयोडीन ब्लड में भेजा उसकी एक्टिविटी 2.4 इंटू 10⁵ थी, तो ये हमारे पास 2.4 इंटू 10⁵ बैकेरल के बराबर है। लेकिन उसमें से 2.5 ml निकाला गया कितने समय बाद? हमने उसे 11.5 आवर्स, कहां लिखा होता है, ये रहा, 11.5 आवर्स के बाद हमने इसे निकाला है। तो यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 है और यहां पर t इज इक्वल्स टू 11.5 आवर्स है। इतने समय बाद हमने 2.5 ml खून निकाला। अरे रे रे, इतना खून नहीं बना है, थोड़ा कम। तो हमने 2.5 ml खून निकाला और उसमें देखा हमारे पास जो एक्टिविटी है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास 115 बैकेरल है, 115 बैकेरल। तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया कि हम अगर कंपेयर करेंगे
तो टोटल वॉल्यूम की एक्टिविटी को टोटल वॉल्यूम की एक्टिविटी से कंपेयर किया जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है A इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन हमारे पास यदि आप यहां पर तो पूरे वॉल्यूम में जो आयोडीन है उसकी एक्टिविटी ले रहे हो और यहां पर अगर आप 2.5 ml की एक्टिविटी ले रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहां तो दोनों तरफ V वॉल्यूम की एक्टिविटी लेनी है, दोनों तरफ 2.5 ml की एक्टिविटी लेनी है। तो मैं यहां से बात करता हूं इस सिंपल से सिनेरियो की और मैं कहूंगा देखो कि अगर 2.5 ml की एक्टिविटी हमारे पास 115 बैकरल है तो 1 ml की एक्टिविटी हमारे पास 115 डिवाइड बाय 2.5 हो जाएगी। और अगर V ml की एक्टिविटी में मैं बात करूं तो 115 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय V बैकरल हमारे पास एक्टिविटी हो जाएगी। यहां पर जो V की वैल्यू आएगी वो ml में आएगी। क्वेश्चन में उसने लीटर में बोला था, टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन बॉडी इन लीटर। तो जो भी ml में आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो लीटर आ जाएगा। लेकिन दिस इज द एक्टिविटी, ये हमारे पास वॉल्यूम था, ये हमारे पास एक्टिविटी थी, ये हमारे पास एक्टिविटी है जब पूरा ब्लड होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी लगाना है। ये जो ये है ये 11.5 आवर्स के बाद है, तो इसके पोर्शन की एक्टिविटी चाहे 115 बैकरल हो, लेकिन पूरे वॉल्यूम की एक्टिविटी हमारे पास जो है वो कितनी है 115 टाइम्स V अपॉन 2.5। ये हमारे पास एक्टिविटी है इस पूरे की। तो ये फाइनल एक्टिविटी है आफ्टर 11.5 आवर्स, ये इनिशियल एक्टिविटी है 2.4 इन 10⁻⁵। वैल्यूज पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 115V डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁵ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब लैम्डा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास होती क्या है? लैम्डा हमारे पास होता है ln2 डिवाइडेड बाय t हाफ। ln2 हमारे पास 0.7 इन्होंने बोला है, ln2 की वैल्यू 0.7 लेनी है। हाफ टाइम, क्योंकि समय हमें आवर्स में दिया हुआ है लेकिन हाफ लाइफ हमें डेज में दी हुई है, तो हमें इस डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 गुणा में 24, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कुछ लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8 इंटू 10, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो जैसा इसने बोला हुआ है e की पावर x को आप 1 प्लस एक्स ले सकते हो, वैसे हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा टी है। लैम्डा हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर ही आ जाएगा 115v डिवाइडेड बाय 2.5 शुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस लैम्डा टी के बराबर। और फिर हम यहां से वैल्यूज पुट करेंगे तो v आ जाएगा 2.4 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस लैम्डा हमारे पास है 0.7, या फिर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी 7 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8 इंटू 10, 7 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8 इंटू 10, और टाइम हमें 11.5 दिया हुआ है, तो मैं उसको 115 बाय 10 ले लेता हूं। ये आगे हमारे पास वैल्यूज। अब क्या है ना कि अगर आप हर पॉइंट पे कैलकुलेशन करने लग जाओगे, आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे, आप इसको पहले सॉल्व करने लग जाओगे, बाद में वैल्यूज डालने लग जाओगे, तो क्या होता है ना कि एंड तक आते आते बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अगर आप स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करने लग जाओ, पहले आप वहां डिवाइड करोगे, फिर यहां डिवाइड करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां ऐड करोगे, बहुत लंबा टाइम जाता है। आपसे वी पूछा है, फाइनल वी की वैल्यू निकाल ली, अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन की ही नहीं है, फाइनल रिजल्ट तक आ गया। फाइनल कैलकुलेशन करके आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हो, उसमें अब कोई इशू नहीं आएगा। तो आप अब वॉल्यूम लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, मैं इसको 24 इंटू 25 डिवाइड बाय 115, तो यहां से 10 और 10 डिवाइड किया था, मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। इधर आ जाएगा 1 माइनस 7 5 35 होता है 10 8 डिवाइड बाय 224 इंटू 800, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इट विल बी लाइक दिस, सीधा सीधा।
अब जैसा आपको दिख रहा है कि भैया अप्रोक्सीमेशन तो हमें वैसे भी करनी है, तो मैं 800 और 805 को डिवाइड कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, 1.00 समथिंग आएगा। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन और आसान होगी। क्या लिखा हुआ? 24 इंटू 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 115 इंटू 1 माइनस 1/24 हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 24, और बस इसको सॉल्व करना है। आपके पास 24 से 24 कट जाएगा, और 5 5 जा 25 होता है, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 से 23 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 5000 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आपके पास 5000 मिलीलीटर आ गई, तो आप इसको कह सकते हो 5 लीटर के बराबर होगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। एज सिंपल एज दैट। आप लोग कैलकुलेशन स्टार्टिंग से अगर करने लग जाओ, हर एक पॉइंट पे आप डिवाइड कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे आप लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो आप लोग बहुत लंबा समय कैलकुलेशन में बिता देते हो, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस केस में कि हमारे पास अगर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाओ एंड एंड में जाके कैलकुलेशन करो, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस में काफी बार चीजें कैंसल आउट होती हुई आपको दिख जाती हैं, जो कि अदरवाइज नहीं दिख पाएंगी। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब आप तैयारी कर रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जब तक आपको चीजें पता है। अगर आपको चीजें याद नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, ये कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आता है तो यूं का काम है, नहीं आता है तो होगा ही नहीं। इसमें क्या कर सकते हो आप? जब आप लोग एडवांस का पेपर दे रहे हो, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें कैसे पिक करनी है, वो सब चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसने कहा था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज कूलम रिपल्शन। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम रिपल्शन। अब कूलम रिपल्शन होगा, रिपल्शन किस में होता है? प्रोटॉन में होता है। तो ये प्रोटॉन की बात कर रहा है कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है। ये कह रहा है कि वो बाइंडिंग एनर्जी जो रिपल्सिव फोर्सेस लगती है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो बाइंडिंग एनर्जी इससे इफेक्ट होती है। और इसने एक टर्म और बोली है पेयर वाइज, मतलब आपको पेयर बनाने हैं, यू हैव टू फॉर्म पेयर्स। मतलब आपने पूरे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया, इनकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, दूसरा प्रोटॉन लिया, दूसरा प्रोटॉन लिया, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे पेयर्स हमारे पास बनते हैं। Assume that all the nucleons are uniformly distributed inside the nucleus। तो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Let the binding energy of proton be EBP, मतलब प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी ये है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बी EBN इन द न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट करेक्ट? अब बाइंडिंग एनर्जी होता क्या था? बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होता था कि कितनी एनर्जी हम इसको दें ताकि ये टूट के इंफिनिटी पे चले जाए सारे। मतलब न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन को इंफिनिटी पहुंचाना है, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन को इंफिनिटी पहुंचाना है। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन minus binding energy of neutron is proportional to Z into Z minus 1, where Z is the atomic number of the nucleus. Now, अब ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि बताओ, देखो हमारे पास प्रोटॉन की कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है और हमारे पास न्यूट्रॉन की कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसको इफेक्ट कौन कर रहा है? इस बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट कौन कर रहा है? हमारे पास कूलम फोर्स। और वो कूलम फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? पेयर वाइज डिपेंड कर रही है। तो पेयर वाइज अगर वो डिपेंड कर रही है, तो देखो, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करो, तो इट गोज लाइक दिस कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनेगी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और वो कितना होगा? अगर आपके पास केवल 2 प्रोटॉन होते तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R KQ बाय R, KQ1 Q2 बाय R। लेकिन यहां पर 2 प्रोटॉन नहीं है, यहां पे कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है, बिकॉज हमारे पास जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, उसका Z जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे? Z
C2 पेयर्स बनेंगे। हर एक पेयर की वजह से ये हमारे पास रिपल्शन आएगा, तो हर एक पेयर इंडिविजुअली इसमें हेल्प करेगा। तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ZC2 होता है Z इंटू Z माइनस 1/2 टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन का जो भी वैल्यू है वो इस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता। वैसे तो एक्चुअल में एक बार क्वेश्चन में आया था, जेईई एडवांस के ही क्वेश्चन में आया था, वो 3/5 ई स्क्वायर जेड इंटू जेड माइनस 1/2 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वैल्यू लिखी हुई थी। वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें पता है एनर्जी जो है वो कूलम रिपल्शन की एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके रिगार्डिंग में वो कम हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसने खुद बोला है कि जो चेंज है वो इसके प्रोपोर्शनल है, पेयर वाइज। एक पेयर होगा तो एक टाइम होगा, दो पेयर होंगे तो दो टाइम होंगे, लेकिन हमारे पास तो Z प्रोटॉन थे, टोटल नंबर ऑफ पेयर ZC2 हो जाएंगे, वो वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर आप देखो ये प्रोटॉन का माइनस न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z माइनस 1 इज ट्रू, क्योंकि पेयर्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसने सेकंड पॉइंट बोला है इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर -1/3 वेयर A इज मास नंबर। ओके, A की वैल्यू कहां से आएगी? जैसा कि आप देख रहे हो ये Z इंटू Z माइनस 1 के तो प्रोपोर्शनल है, जिससे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी है। और न्यूक्लियस में आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो रेडियस होता है वो R0 इंटू A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फैक्टर हमारे पास 1/A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि A रेज टू द पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर ये A रेज टू द पावर -1/3 है, इसमें A रेज टू पावर -1/3 रखा है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज पॉजिटिव। तो हमें यह समझना है कि प्रोटॉन को दूर ले जाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है माइनस न्यूट्रॉन्स को इंफिनिटी, मतलब प्रोटॉन को इंफिनिटी पे ले जाने के लिए न्यूट्रॉन एनर्जी की रिक्वायरमेंट माइनस न्यूट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट का डिफरेंस क्या पॉजिटिव होगा? तो इसके लिए कैसे देखो समझोगे? प्रोटॉन आपसी में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, प्रोटॉन को तोड़ने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को धक्का ऑलरेडी मार रहे हैं, तो कुछ काम तो वो खुद भी कर ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। तो जो एनर्जी आप प्रोटॉन को तोड़ने में दे रहे हो वो कम देते हो, जो न्यूट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जाने के लिए देते हो वो ज्यादा देते हो। तो हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो दिस शुड बी रॉन्ग। लास्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डीके। अब बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके में हमारे पास प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो आप बीटा डीके करा के पॉजिट्रॉन एमिट करा रहे हो, तो बीटा डीके में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास बन रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? जब बीटा डीके होगा प्रोटॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन कम होंगे तो रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएगा जब हमारे पास बीटा डीके होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इनका एक्चुअल मीनिंग ध्यान से नहीं सोचोगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज दिस। ये क्वेश्चन करने का जो एक्चुअल तरीका था वो यही था कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, पेयर वाइज एक वर्ड से आपके पास ये आंसर आ रहा है। आपके पास जो इसने बोला है द बाइंडिंग एनर्जी कैन बी अफेक्टेड बाय कूलम रिपल्शन, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो कूलम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि the isotope of boron having mass 12.014 undergoes beta decay to carbon. Carbon 12 has an excited state of nucleus
at 4.041 mega electron volt above its ground state. If boron decays to carbon star, अब ये स्टार का मतलब है वो एक्साइटेड स्टेट में है. If boron decays to carbon star, the maximum kinetic energy of beta particle in units of mega electron volt is 1 atomic unit is 931.5 mega electron volt. ठीक है, तो मान लो हमारे पास बोरोन है, ये हमारे पास सिंपल कार्बन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना भाई. बीटा डीके कर रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज होगी. वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हमारे पास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. मास डिफेक्ट कितना है? 12.014 माइनस 12 होता है, कार्बन का तो एग्जैक्टली 12 होता है, तो आ जाएगा 0.014 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो भैया ये आप जब सॉल्व करोगे याद आता है आपके पास 14.041 सॉरी 13.041. थोड़ी कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में कर लेते हैं. तो 13.041 इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, इसने कहा कि एक्चुअल ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है. एक्चुअल कन्वर्जन क्या हो रहा है कि जो बोरोन है वो सी स्टार में जा रहा है. सी स्टार में जाने का मतलब है कि अगर ये पूरा कन्वर्जन होता तो ये सारी की सारी एनर्जी किसके पास जाती? बीटा पार्टिकल के पास जाती. तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते? 13.041. प्रॉब्लम इज कि वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास नहीं गई. क्यों नहीं गई? क्योंकि जो भी एनर्जी आई वो एक तो गई है हमारे पास बीटा पार्टिकल के पास, और एक हमारे पास गई है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के पास. भैया कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है, उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जब हायर स्टेट में जाने के लिए एनर्जी भी गई होगी, तो जो टोटल एनर्जी है ई टोटल, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन दोनों में जाएगी. तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है वो 13.041 है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल हमें निकालना है, और एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है. तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल आ जाएगा. तब इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.41 कट जाएगा, 13 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 9 के बराबर. तो इतनी एनर्जी जो है बीटा पार्टिकल के पास चली जाएगी. तो क्वेश्चन सिर्फ टफ होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी जरूरी है. जैसा कि आप देख रहे हो सिंपल है, कैलकुलेशन भी इजी है, और थोड़ा सा बस इतना सोचना है व्हाट हैपन्स अगर हमारे पास वो एक्चुअली हायर स्टेट में है तो क्या हो रहा होगा. तो बस ये होता है कि हम लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं वहां पर बैठ के, है ना. आप बाहर आके बेशक इसको सॉल्व करो और आपको लगे कि हाँ यार सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बीटा पार्टिकल के पास तो जा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में भी लेके जा रही है. तो जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो बीटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी और कार्बन को हायर स्टेट में ले जाने की एनर्जी के बराबर है, सम के बराबर है. ठीक, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सिंपल, बट क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस कनेक्टेड क्वेश्चन है, बच्चे काफी सारा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. भैया सर्दियां आ गई हैं. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाईली एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑल्सो कॉल्ड रेडबर्ग स्टेट्स with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n, where n is much greater than 1. Which of the following statement is are true? तो इट्स लाइक कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उस केस में हमें पता है कि किस तरीके से हम लोग रेडियस लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, वो सब चीजें हमें पता है. एंड दे आर आस्किंग कि what is the relative change in radii for two consecutive orbitals does not depend on z. two consecutive orbitals का मतलब है, मान लो एक हमारे पास 2000
n इक्वल टू 2000 है, एक n इक्वल टू 2001 है, मैं आर्बिट्रली बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, एक n इज इक्वल टू 2000 है और एक n इज इक्वल टू 2001 है, तो वो जो एक ऑर्बिट का डिफरेंस है उसमें हमारे पास जो रेडियाई में रिलेटिव चेंज है वो z पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास आ रहा है कि रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n। तो ये जानना चाह रहा है कि हमारे पास जो रेडियाई में दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स के लिए रेडियाई में जो हमारे पास वेरिएशन है वो 1/n है कि नहीं है। फिर एनर्जी में ही ऐसे डिस्कशन करना चाह रहा है और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम में भी ऐसा ही डिस्कशन करना चाह रहा है। अब क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z होता है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n होता है। और हमें तो सारी वैल्यूज चाहिए ना, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। v हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n होता है। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, nh/2π होता है ना, तो उसमें z का कोई लेना देना नहीं होता। एंड एनर्जी की जहां तक बात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² / n² होता है। ये हमारे पास सिंपल से प्रोपोर्शनैलिटीज रहती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, हमें बात करनी है कि सबसे पहले रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई और z पे डिपेंडेंस। रिलेटिव चेंज क्या होता है? रिलेटिव चेंज की बेटा अगर हम बात करें तो रिलेटिव चेंज इज गिवन बाय चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, सिंपल। और इसने z और n दोनों का इंडिविजुअली बात की है, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर हमारे पास रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है तो हमारे पास डेल्टा r/r आ जाता है डेल्टा z/z के बराबर। लेकिन क्योंकि z एक कांस्टेंट है, भाई हमारे पास तो एक ही एटम है ना, हमारे पास ये जो हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमारे पास उसके लिए z कांस्टेंट है, और क्योंकि z की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये फैक्टर 0 हो जाता है एज z इज कांस्टेंट। तो भैया ये हमारे पास z पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो रिलेटिव चेंज इन रेडिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल डज नॉट डिपेंड्स ऑन z इज क्वाइट करेक्ट। दूसरा, रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल, अब रेडियाई की बात कर रहा है लेकिन n के प्रोपोर्शनल बात कर रहा है, तो रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास n² होता है। आप डेल्टा r/r लिखोगे वो आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा n/n। व्हाट इज डेल्टा n? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। फॉर कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स का मतलब है, जैसा मैंने कहा, एक अगर 2000 है दूसरा 2001 होगा तो उनका बीच का डिफरेंस जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो डेल्टा n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो आप कहोगे कि डेल्टा r/r आ जाएगा हमारे पास 2/n के प्रोपोर्शनल। और क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हमें दिख रहा है तो रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है ना कि इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर आप लोग जो हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है जिसमें हम लोग रिलेटिव एरर के बारे में बात करते हैं, अगर आप लोग उसका यूज नहीं करोगे, आप लोग बहुत सारे वैल्यूज लिखोगे, आप बायनोमियल थ्योरम लगाओगे, आप अलग अलग चीजें करने की कोशिश करोगे ताकि z में रिलेशन देख पाओ, n से रिलेशन देख पाओ, और वो सब आपका टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल सी चीज है, रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर से करोगे। बहुत सारे बच्चे इस पेपर के बाद जब डिस्कस करने आए थे तो देवर लाइक कि हमने वो पहले हमने एक n वैल्यू ली, फिर हमने एक n+1 वैल्यू ली, फिर उसमें हमने बायनोमियल लगाया, फिर हमने सॉल्व किया। बेटा ये सब चीजें यूनिट्स एंड डायमेंशन में ही हम लोग सॉल्व करके आपके लिए इक्वेशंस आसान बनाते हैं, और आप पेपर में जाके फिर से उस दोबारा सॉल्व करने लग जाओ, वो चीज गलत है। ठीक है, लास्ट इज रिलेटिव चेंज इन एनर्जी ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। अब एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होती है, तो एनर्जी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है तो डेल्टा E/E विल बी 2 डेल्टा n/n, और क्योंकि डेल्टा n 1 है तो 2/n आ जाएगा। देयर विल बी ए माइनस साइन, बट हमें प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ बोला है। दिस विल बी रॉन्ग।
रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की जहां तक बात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है तो डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एन बाय एन विच विल बी इक्वल टू 1 बाय एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और हमारे पास ये ऑप्शन भी सही होगा। तो वहां पर काफी बच्चों ने गलत किया, लेकिन घर आके आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि पेपर में बहुत कामली क्वेश्चन करने की सख्त जरूरत है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी काफी बच्चे गलत कर देते हैं, खासकर क्योंकि जब मल्टीपल करेक्ट होते हैं ना तो सबसे ज्यादा गलती वही होती है कि यार ये होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा। और अगर पार्शियल मार्किंग ना हो तो बहुत डर लगता है ना। +5 -2, वो -2 बहुत ज्यादा दुखता है। +5 इतनी खुशी नहीं देता जितना -2 दुख देता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ए रेडियोएक्टिव मटेरियल, इट्स एक्टिविटी ए and rate of change of activity R are defined as A is equals to minus dN by dt and R is equals to minus dA by dt। ठीक है, जैसे हमें पता है कि N की वैल्यू हमारे पास होती है N नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, A की वैल्यू होती है हमारे पास A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अगर आप R की बात करो, R हमारे पास माइनस का dA by dt होता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस लैम्डा, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई a नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। फिर इसने कहा है वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर, हमें पता है। टू रेडियोएक्टिव सोर्सेज p जिसकी मीन लाइफ टाउ है एंड q जिसकी मीन लाइफ 2 टाउ है। ओके, लैम्डा और मीन लाइफ में पहले रिलेशन की बात करते हैं। लैम्डा हमारे पास 1 बाय टाउ के बराबर होता है, तो यहां पर हम लोग r की वैल्यू लिख सकते हैं a नॉट बाय टाउ e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। तो हमारे पास टाउ के टर्म्स में क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ दे सेड कि रेडियोएक्टिव सोर्सेज p मीन लाइफ टाउ एंड q मीन लाइफ 2 टाउ हैव सेम एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों के लिए a नॉट की वैल्यू सेम है। ये जो वैल्यू है a नॉट दोनों के लिए सेम है। देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज एट t इज इक्वल टू 2 टाउ आर rp एंड rq रिस्पेक्टिवली। इफ rp by rq is n by e then the value of n is ओके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे समझ में आएगी r की वैल्यू ये है। अब मैं जब p के लिए लिखूंगा, p के लिए हमारे पास मीन लाइफ तो टाउ ही है और a नॉट दोनों के लिए सेम है, तो आ जाएगा a नॉट बाय टाउ e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। मैं जब Q के लिए लिखूंगा, मैं कहूंगा Q के लिए जो मीन लाइफ है वो 2 टाउ है, तो मैं यहां पे 2 टाउ वैल्यूज पुट करूंगा, तो आ जाएगा a नॉट बाय 2 टाउ e टू द पावर माइनस टी बाय 2 टाउ। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं और इसने बोला है t इज इक्वल्स टू 2 टाउ पे बात कर रहे हैं। तो पहले t इक्वल टू 2 टाउ पे देखते हैं। आप कहोगे कि t इज इक्वल्स टू 2 टाउ जब होगा, हमारे पास rp की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यूज पुट करो, a नॉट बाय 2 टाउ, सॉरी a नॉट बाय टाउ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ है। t की जगह आप 2 टाउ डालोगे, बाय टाउ डालोगे, यह आ जाएगा a नॉट बाय टाउ e रेज टू द पावर माइनस 2। और अगर आप rq निकालोगे, यह आ जाएगा a नॉट बाय 2 टाउ e रेज टू द पावर माइनस टाइम की जगह 2 टाउ डालोगे डिवाइड बाय 2 टाउ, तो यह आ जाएगा हमारे पास a नॉट बाय 2 टाउ e रेज टू द पावर माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट उसने बोला है rp डिवाइडेड बाय rq कितना होगा। अब आप rp डिवाइड बाय rq करोगे, क्या आ जाएगा? a नॉट बाय टाउ e रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइड करोगे a नॉट बाय 2 टाउ e रेज टू द पावर माइनस 1। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा a नॉट टाउ टाउ कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 बाय ई स्क्वायर और ऊपर e आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 अपॉन e। अब ये वैल्यू n बाय ई दी हुई है, तो अगर ये n बाय ई के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों को क्या सीख मिलती है पहले मैं वो समझा देता हूं। देखो,
ये क्वेश्चन अगर आप एक्टिविटी निकालो, फिर आर की वैल्यू निकालो, उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करो, अलग अलग करते जाओ, तो इट गेट मेसी बहुत जल्दी। अगर आप लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला ना निकाल लो जो कि आपको वैल्यूज दी हुई है, देखो ना आपको मीन लाइफ दिया हुआ है, यहां पे टाओ, यहां पे 2 टाओ, यहां पे 2 टाओ। अगर आप यहां पे टी बाय लैम्डा लेके चलते रहो, यहां पर लैम्डा लेके चलते रहो, तो लैम्डा की वैल्यूज बाद में पुट करना, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसके लिए 1/टाउ आएगा, किसके लिए 1/2 टाउ आएगा, और ये बहुत परेशान करता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप मैंने जो किया, मैंने किया कि क्योंकि मुझे भैया मीन लाइफ में मुझे बात करनी है, टाइम भी हम लोग टाउ के टर्म में लिख रहे हैं, मीन लाइफ भी टाउ के टर्म में दिया, तो हम लोग टाउ में ही ले आते ना, हम लोग बार बार क्यों चेंज करें। तो मैं पहले एक बेसिक फॉर्मूला बनाया क्योंकि मुझे रेशियो निकालना था। उस बेसिक फॉर्मूला में टाइम की वैल्यूज पुट करी और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और ये अपने पास 2015 में आया हुआ था, और ये टफ क्वेश्चन था जब आप लोग पहली बार सॉल्व करते हो, खासकर जब पेपर में बैठ के सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तो देखते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।